आपकी पसंदीदा डिबेट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ठीक 3 दिन के बाद तेलंगाना में मतदान होना है। मतदाता नेताओं की किस्मत तय करने वाले हैं। उसी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया गठबंधन बुरी तरह से मात खाने वाला है। ये चुनावी वायदे पीएम मोदी ने तेलंगाना में किए तो वार पलटवार शुरू हो गया। सियासी बयानबाजी में अब राहुल गांधी कूदे, वैसी भी हैं और केसीआर भी सामने आ गए हैं। तीनों के बीच अपनी अपनी तरह की जुबानी जंग यहां पर छिड़ गई है। एक दूसरे का यार बताने की ऐसा लग रहा है। तेलंगाना में होड़ सी मची हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये साल चुनावी है, अगला साल भी महासंग्राम वाला है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का दंगल जारी है। परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इसके साथ साथ लड़ाई अगले साल लोकसभा चुनावों की भी लड़ी जा रही है। राज्यों की राजनीति के बहाने दिल्ली वाले दंगल की कमान तन चुकी है। तेलंगाना के सियासी समर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन 3 राज्यों में बेदम दिख रही है। पीएम ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया। साथ ही भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस नाकाम होगी। मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी, साफ। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। इंडिया गठबंधन पर पीएम का ये हमला 2024 की लड़ाई का ट्रेलर है। आज भी पीएम मोदी ने सियासी विरोधियों को बता दिया कि भ्रष्टाचार करने वाले बच नहीं पाएंगे। हमला तेलंगाना से था, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमले से संकेत विरोधियों पर। इससे पहले उन्होंने तिरुमला मंदिर में दर्शन भी किया। यहां केसीआर ने जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला तो राहुल गांधी ने पलटवार में तनिक भी देरी नहीं की। उन्होंने कांग्रेस की कामयाबी गिनाई, बीजेपी की नाकामी बताई। फिर कह दिया कि मेरे ऊपर लगाए गए 24 केस किसी मेडल से कम नहीं है। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं, 24 केस है, मेडल है वो। बात यही नहीं रुकी। राहुल ने तेलंगाना की लड़ाई को लेकर केसीआर और ओवैसी पर भी हमला बोला। आरोप लगाया कि तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी मोदी की मदद कर रहे हैं। इस बयान को लेकर ओवैसी ने उसी अंदाज में सियासी दुश्मनी निभाई। राहुल के 2 प्यार हैं, एक इटली और एक मोदी। मोदी की सबसे बड़ी ताकत जो है राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बेचारे अकेले हैं जिंदगी में, तो उनको ऐसे ही अल्फाज याद आते यार। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी जहां सत्ता में है वहां सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, जहां विपक्ष में है वहां सत्ता में लौटने की चुनौती है। लिहाजा आखिरी चरण के मतदान में तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे भी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर सीधे सीधे टारगेट से साफ है कि 2024 का दंगल जोरदार होगा। आज तक ब्यूरो। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही विधायक भी हैं। और आदिल हसन जी AIMIM से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि तेलंगाना में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 24 केस लगाए गए हैं जो मेरी छाती पर 24 मेडल के समान है, और केसीआर पर कोई भी केस नहीं लगाया गया। इसी से पता चलता है कि कौन किसका यार है। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए राहुल गांधी। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आप दिखा रही थी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, सभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और तेलंगाना में जनता कह रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए।
और मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। सबसे पहले वजह देखिए क्या है। जब चुनाव होते हैं तो या जो सत्तारूढ़ होता है उसको जनता दोबारा चुनती है अगर अच्छा काम किया होता है। और हम सब जानते हैं कि बीआरएस ने कोई काम तो किया नहीं। आज वो प्रतीक किस बात का है? वंशवाद का है। उनका बेटा, उनकी बेटी सब राजनीति में है, आम जनता की तो उन्हें चिंता है नहीं। दूसरा भ्रष्टाचार, आपने देखा किस तरह से के कविता का नाम शराब घोटाले में भी आया था, ईडी ने पूछताछ भी करी थी। और उसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति। अब विकल्प कोई बनेगा तो वो कांग्रेस क्यों नहीं बन सकती? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार का बीज अगर किसी ने राजनीति में बोया है तो वो तो गांधी परिवार ने बोया है। सबसे भ्रष्ट परिवार है पूरे विश्व का, ये पूरी भारत की जनता जान चुकी है। दूसरा तुष्टीकरण, तुष्टीकरण ऐसा वैसा नहीं। मेरे हाथ में देखिए चित्रा जी, एक ये उनका घोषणा पत्र है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, जिसमें हर जगह मुसलमान 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 मुसलमान, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। जो 83-84% हिंदू हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? अच्छा, फिर याद आ गया मुझे, हिंदू तो आतंकवादी है कांग्रेस के हिसाब से। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में होता है। और मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी ने स्वयं कहा। और मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कहा था, पहला हक देश के संसाधनों पे किसी का है तो वो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का है। ठीक है, तो इसलिए तुष्टीकरण। और तीसरा भ्रष्टाचार, मैं बता गया, वंशवाद। तो इसीलिए ये विकल्प नहीं है। विकल्प कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सशक्तिकरण की बात करी है। हमने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करी। हमने बात करी है ईमानदार राजनीति की। भ्रष्टाचार फैलाया कांग्रेस ने। ओके, तहसीन पूनावाला जी, इसका जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वंशवाद के मुद्दे पर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है गौरव भाटिया जी आपको। चित्रा जी, थैंक यू। आपके शो में दोबारा से मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 3 दिसंबर को आपके साथ जब स्टूडियो में लोग आप देखेंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, तेलंगाना में एक सुनामी आ रही है और रेवंत रेड्डी 3 दिसंबर के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। मैं एक चीज कह रहा हूं जो मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा था, 130+ सीटें, तेलंगाना में 75+ सीटें। कुछ अजूबा हो चुका है तेलंगाना में। इट इज अनरियल। मैंने ऐसा मैंने कभी भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैंने देखा नहीं। जो लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे सर्वेज मैंने नहीं देखे। इट्स अ सुनामी फॉर कांग्रेस। लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे कहना है, वो अभी बिग बॉस के अंदर एक कैरेक्टर गया और ही करते। बिग बॉस तो बीजेपी जो है ना, वो पॉलिटिक्स और भारतीय पॉलिटिक्स की और ही है। आप उनको पूछो ना, आप क्या कर रहे हो? हम सेल्फी लेते, हम आईटी सेल पे, हम ये करते हैं, दूसरा सबका करते। भैया आपका क्या क्या वो बताओ ना। बाकी सबका सब बोलेंगे, वो खुद का क्या है वो बताएंगे नहीं। आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या डेवलपमेंट का काम है? कुछ नहीं। और करना है तो वो जैसे एडिट होता है वैसा कॉपी पेस्ट करते यहाँ पे एडिट कर दिया राजस्थान का। भैया आप क्या करने वाले हो? आपने 9 साल में क्या किया? आप क्या क्या विकल्प है तेलंगाना के लिए, देश के लिए? वो कुछ बोलना नहीं है, अपना रिजल्ट नहीं देना है, बस दूसरे के बारे में। हम फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, एडिट करेंगे, पोस्ट करेंगे, और हम बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते। बीजेपी ठीक उसी तरह। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, कोई भी इनको गंभीरता से नहीं लेता है। तेलंगाना में 5 सीटें आ रही। एक सवाल का जवाब दे दे गौरव भाई, ये तेलंगाना में हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर देंगे, जहां 5 सीट में आने वाली इनकी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्यों डिक्लेयर नहीं किया ओबीसी चीफ मिनिस्टर? मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया। तो ये इनका दोगलापन है और ये दिक्कत आता है। बाकी दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी, उसके पहले गौरव भाटिया जी, उन्होंने ओबीसी चीफ मिनिस्टर को लेकर आपसे सवाल पूछा है। चूंकि एचएम की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया कि अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनती है तो वहां पर ओबीसी चीफ मिनिस्टर होगा। वो कह रहे बाकी के 3 राज्यों में क्यों नहीं ऐलान किया बीजेपी ने? खैर, अब तो वहां पर वोटिंग हो चुकी है। मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिए, मेरे साथी मित्र हैं, उनके मुंह से निकला अजूबा होने जा रहा है। अजूबा, गजब। आप याद करिए, अमिताभ बच्चन जी की भी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था अजूबा। सबको लगा कि सुपर डुपर हिट होगी, वो फ्लॉप हो गई थी। टिकट जो है, अगर लोगों को 100 रुपए दे के भी दो तो वो लेते नहीं थे। वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। हर प्रदेश में जाते, उत्तर प्रदेश में अजूबा करने गए थे, वहां 2 सीटें आई। पश्चिम बंगाल में अजूबा कर रहे थे लेफ्ट के साथ, वहां 1 सीट आई, विधायक भाग गया। उसके बाद गुजरात में अजूबा किया। अरे आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ा अजूबा है। और भैया आप कौन सा चैनल देखते हो? कैरेक्टर की बिग बॉस कर रहे हो।
मैं आपको बताता हूं, पोगो चैनल में एक है चंपू, ये कैरेक्टर आता है, लोग कहते हैं वो राहुल गांधी से शक्ल मिलती है, हरकतें और सोच भी वैसी है, इसलिए बिग बॉस मत देखो, आप आज तक पे हो। अरे अरे एक मिनट मेरे साथी भाई, आपके दांत चमक रहे हैं, बुद्धि चमकाइए। हाँ, पूरी बात सुनिए। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने कहा कि क्या दिया है, क्या किया है। अरे कम से कम प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को सुन तो लेते। इतने बड़े चैनल पे आए हो, राहुल गांधी की तरह पर्ची बनाई है तो जेब से निकाल के देखो क्या बोला। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोली, भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम सब जानते हैं कैसे भ्रष्टाचारी बीआरएस ने खराब कर दिया है तेलंगाना का माहौल, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दूसरी बात, वंशवाद। अरे भैया, जो लोग योग्य हैं वो लोग आगे क्यों नहीं आएंगे? तेलंगाना की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी ही वो सरकार बना सकती है जहां योग्यता को पहचाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ओबीसी समाज। जल्दी से गौरव भाटिया जी, जल्दी से। हाँ, 20 सेकंड। नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया तब मैंने करी, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब मैंने उत्तर दिया। 20 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गौरव जी अपनी बात खत्म करें, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। क्या हमें इस बार, हाँ धन्यवाद, हाँ, क्या हमें इस बात पे गर्व नहीं होना चाहिए कि गैर कांग्रेसी सरकार भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री दिया? नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का सर्वे हो सकता है। प्रदेश सरकारों को यह ताकत किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। और मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। किसने सेंसस नहीं कराया ओबीसी कास्ट की संख्या जानने के लिए? कांग्रेस पार्टी ने। और क्यों नहीं एक ओबीसी समाज का व्यक्ति आप बना देते प्रधानमंत्री जब मौका मिला? नहीं किया आपने। और रीजनल बैलेंस को भी हम देखेंगे, जो क्षेत्रीय बैलेंस है उसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में कहा है जो अति आवश्यक है तेलंगाना की जी, आपको किस बात पर व्यवस्था को देखने के लिए और वहां पे विकास बढ़े इसके लिए। हाँ, मेरे भाई गौरव ने, अरे हंसने दीजिए, कम से कम चेहरे पे मुस्कान तो दे देते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक तो गौरव मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की, बट ठीक है, आपने 2 चीज कहा है। देखिए चित्रा जी, आपके शो पे सिद्ध हो गया। मैंने इनको कहा भाजपा के पास अपना एजेंडा कुछ नहीं। मैंने उनसे सवाल पूछा, बहुत सिंपल प्रश्न, कोई उत्तर नहीं दिया, बस कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा। तो यही बात है, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। फिर मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी, आपके दांत चमक रहे, ये चमक रहा, कोई बात सुनिए गौरव भाई, दांत और दिमाग तभी चमकता है जब दिल साफ होता है, नियत साफ होती है। आपको नियत गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, बिल्कुल मैं खुशी हो रहा हूँ। भाजपा को नियत चमकाने की जरूरत है। कम से कम आपको प्रवक्ता तो बना दे। मुझे नहीं बनना है मेरे भाई, मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। गौरव भाटिया जी, ठीक है, जो जिस पद पर बना हुआ है वो हम क्यों डिसाइड करें? प्लीज एक एक करके अपनी बात खत्म कीजिए। बाकी 2 प्रवक्ता तो पार्टियों के बैठे हुए, उनके पास जाना। ठीक है, प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज गौरव भाटिया जी, ठीक है, बताइए मुझे। अरे वो राजनीतिक विश्लेषक कैसे? ठीक है गौरव भाटिया जी, आप मुझे बताइए प्लीज। अब उनकी बारी, उनकी बात मुस्कुराइए, तहसीन जी आप आज तक पे हैं, मुस्कुराइए। मैं देश विश्लेषक कैसे हैं बताइए? कांग्रेस पार्टी के लिए बोलते हैं आप, लिखती है विश्लेषक, आप लिखिए कांग्रेस के समर्थक, इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, मैं बोलिए अपनी टीम से। मुद्दे पर रहते हैं ना। तेलंगाना की जनता आप लोगों से मुद्दा जानना चाहती है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि किसके पास क्या एजेंडा है देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का। कौन किस पार्टी को ज्वाइन करता है, नहीं ज्वाइन करता है, उससे आम जनता का तो कुछ होना नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी, टू द पॉइंट, प्लीज आंसर कीजिए, उसके बाद बाकी समर्थक लिखवा दीजिए। ठीक है सर, वो खोलकर बात कहते हैं, समर्थक बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम खोलकर टीवी पर अपनी बात तो करते हैं। तहसीन पूनावाला जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तेलंगाना को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में जैसे जैसे चुनावी घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे ही तीखे वार एक दूसरे पर होने शुरू हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, तो कोई बीआरएस पर। लेकिन अपनी बात को जल्दी से आप पूरी कर ले, बाकी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, 2 लाइन में प्लीज।
और दिमाग तभी चमकते जब दिल साफ होता है। नियत चमकाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, पहली बात। दूसरी बात, मैं इंडिया का प्रवक्ता और इंडिया का प्रवक्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ताकि भारत और भी प्रगति करे। और ये होने वाला है तेलंगाना के चुनाव के बाद। तीसरी बात, गौरव भाई ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। पिछले 5-6 दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसमें मैंने आज तक में उसका ईडी का नाम रख दिया, बीडी, बजरंग दल, इन्होंने 4 कांग्रेस के कैंडिडेट्स को समन किया चुनाव के बीच में, ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और बीआरएस का फायदा हो। ये जो साठगांठ है ओवैसी साहब, बीआरएस, ये जो साठगांठ है ओवैसी साहब, बीआरएस और बीजेपी की, ये तेलंगाना की जनता जानती है। मैं दोबारा से कह रहा हूं चित्रा जी, एक सुनामी आ रहा है 75+ कांग्रेस इन तेलंगाना। ये मध्य प्रदेश से भी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं बाकी मेहमानों के पास, समाजवादी पार्टी के पास सबसे पहले जाते हुए। मेरा सीधा से सवाल है आशुतोष वर्मा जी, पीएम ने सीधा हमला किया है ये कहते हुए कि इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा तीनों ही राज्यों से। उन्होंने चुनावी रैली में साफ साफ ऐलान कर दिया है, और उसके संकेत तो अखिलेश यादव जी ने पहले ही दे दिए थे इसी महीने। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पर हमला करके। नहीं चित्रा जी, देखिए प्रधानमंत्री इस समय एक पार्टी के नेता के रूप में वहां पर जाएंगे तो यही बोलेंगे, और इससे ज्यादा क्या बोल पाएंगे। लेकिन उनको खुद अपने अंदर एक बार झांक के देखना चाहिए था। 2014 के बाद से, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद संभाला और देश के प्रधानमंत्री संभाला, तब से उनके आने के बाद से पार्टी एनडीए के अलायंस से 2014 से 14 पार्टियां उनको टाटा बाय बाय करके चली गई। हर साल इनके बड़े घटक दल चले गए हैं। कभी शिरोमणि अकाली दल जाती है, कभी जनता दल यूनाइटेड चली जाती है, और अब एआईडीएमके जो एक साउथ में अकेला इनका पार्टनर था वो भी चला गया। तो ये तो प्रधानमंत्री को खुद देखना है कि किसकी सरपरस्ती में गठबंधन आगे चल रहा है। इसलिए दूसरे गठबंधन पे बोलने से पहले अपने अंदर झांक के बोले। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 1 सीट थी, और मुझे लगता है कि शायद 6 या 7% वोट थे। वो अपनी कोशिश कर रही कि 1 से 2 सीट कर ले, ये बहुत है उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कहीं साउथ में नहीं है, ये सबको पता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो या इंडिया अलायंस का व्यक्ति हो। अब बात है इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस की कहानी शुरू हो जाती है जब 3 दिसंबर का चुनाव आएगा, तो उनको खुद ब खुद दिखते चला जाएगा कि कितने लोग इंडिया अलायंस से जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से इस देश में जो तोड़ने और जराने की राजनीति है उसका खात्मा करने के लिए इंडिया अलायंस से कैसे जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक आपने बात किया है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोई भी पहली शुरुआत नहीं करेगी। ये आपको मैं पूरी तरीके से बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, लेकिन किसी को ऊपर किसी का दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, और ये हमारी पहली बात है। हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग एक साथ सबकी सहभागिता के साथ बीजेपी की बी टीम है, और कांग्रेस के नेता तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं। इसी महीने का उनका बयान है। तो फिर इससे इंडिया अलायंस मजबूत होता है, कमजोर होता है? नहीं, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 2024 के इलेक्शन के हिसाब से हुआ है। अगर सभी पार्टी एक ही हो जाएं तो सब पार्टी का विलय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने तरीके हैं, सबने अपने तरीके से चुनाव लड़ा है। विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति अलग है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो एक बड़ा चुनाव है, देश का आम चुनाव है, उसके लिए इंडिया अलायंस की एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में, एक कॉमन मैनिफेस्टो के हिसाब से, एक कॉमन व्यू के हिसाब से आगे चला जाएगा, और आप उसकी मजबूती 3 दिसंबर के बाद से आराम से देखते बनेगी आपको। ठीक है, लेकिन यही बातें जब कांग्रेस पार्टी समझा रही थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आखिर उस तरह की परिस्थिति क्यों नहीं मिली? और दोनों ही तरफ से अखिलेश जी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अखिलेश कहा, इधर से भी करारा हमला किया गया। तो इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि माहौल क्या था। लेकिन मैं गौरव जी आ रही हूँ, 2 और मेहमान हैं, उनकी भी टिप्पणी हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, सीधे आपके पास आते हुए पीएम की इस टिप्पणी पर आपका जवाब। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की हवा निकल जाएगी जिस दिन नतीजे आएंगे तीनों ही राज्यों में, और वहां की जनता ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने चीख कर इस बात का ऐलान भी कर दिया है। वो इंडिया अलायंस बोल रहे थे। हाँ देखिए चित्रा जी, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी देता कौन है। मतलब प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि इंडिया अलायंस इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव राज्यों का चुनाव था। इंडिया अलायंस 2024 के लिए बना है, और 2024 के लिए जो बना है वो मजबूती से खड़ा हुआ है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को डर इस बात का ही है कि ये अलायंस जिस मजबूती के साथ टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव से बाहर कर रहा है, क्योंकि आज देश के लोगों की
उम्मीदें हैं इंडिया अलायंस से, क्योंकि इंडिया अलायंस ने कहा है कि वो जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देगा, महंगाई को खत्म करेगा, ये जो नफरत की राजनीति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म करने का काम करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करेगा। तो प्रधानमंत्री जी को पता है, क्योंकि 9 साल बीत गए प्रधानमंत्री जी के, 9 साल में देश के लिए कोई अगर एक काम किया हो तो गौरव भाटिया आपके चैनल पे बैठे हो, गौरव भाटिया जी ये बताएं क्या काम किया है? 9 साल में ना रोजगार दिया, ना महंगाई कम करी, ना डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, बस केवल नफरत की राजनीति, लड़ाई झगड़े की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। दूसरी बात ये केवल और केवल ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके संविधान की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इंडिया अलायंस की एक और खूबी है कि इंडिया अलायंस के अंदर जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जगह पर दमखम रखती हैं, उनके पास मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, उनके पास अच्छे लीडर्स हैं, उनकी जनता में पकड़ है, जिन जनता पसंद करती है। तो प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए ये अलायंस 2024 का लेकिन जब अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की सरकार को या दूसरी विरोधी पार्टी जो आपके सामने चुनाव लड़ रही है उसको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप घेरेंगे तो बीजेपी तो समझ में आती है, लेकिन फिर कांग्रेस को भी तो लपेटे में ले लेते हैं नेताजी। उनके तमाम बयान मैं इस समय देख रही हूं, अलग अलग हिस्सों के, रीवा के ले ले, बाकी जगहों के ले ले, तो कांग्रेस पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए उनकी ओर से। मुझे लगता है ये तो लोकल चुनाव में राज्य के चुनाव के जो राज्य मुद्दे होते हैं हाँ। उन मुद्दों पे जरूर बात होती है, हर पार्टी उन मुद्दों पे बात करती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जब देश का चुनाव 2024 में होने वाला है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होगा, अडानी के मुद्दे पे चुनाव होगा। कैसे एक व्यक्ति को पूरा देश बेचकर, रेल से लेकर, सेल से लेकर, एलआईसी से लेकर, पोर्ट से लेकर सब बेच के दे दिया। लोग सवाल पूछेंगे, भाई बताओ लोगों को रोजगार कहाँ है, बताओ लोगों के लिए कहाँ पर लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी गैस का सिलेंडर, ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में 400 का मिलेगा, राजस्थान में 400 का मिलेगा। अरे भाई यूपी वालों ने कौन सा गुना कर दिया, हरियाणा वालों ने कौन सा गुना कर दिया? आपकी सरकार देश के अंदर भी है, आपकी सरकार हरियाणा के अंदर भी है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर भी थी, आपकी सरकार यहाँ पर भी है उत्तर प्रदेश में। आप 400 का सिलेंडर कर दो ना, इसमें मेरा क्या? लेकिन नहीं, केवल राजनीति के लिए झूठ बोलना, झूठी घोषणाएं करना। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। आदिल हसन जी की भी एक टिप्पणी जल्दी से हो जाए, बहुत देर से वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है आदिल हसन जी, अब आपके पास आते हुए, ये जब असदुद्दीन ओवैसी ही लोगों के बीच जाते हैं तो अलग अलग तरीके के डायलॉग वहां पर सुना के वहां के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश देते हैं ताकि वोट में वो कन्वर्ट हो पाए। उनकी ओर से सीधे सीधे राहुल गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी भी है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से चुनावी जीत मिल जाएगा? उन्होंने जो पूरी बातें कही हैं वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें महसूस हो रहा है अकेलापन, क्या बोलना चाहते हैं ओवैसी जी? मैम, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने खुद की है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव पैसा लेके हारे थे क्या? 2 बार 14 में 19 में कांग्रेस लीडर ऑपोजिशन नहीं बन पाई, क्या पैसा लिए थे क्या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी से हारने के लिए पैसा लिए थे क्या? बतलाएं राहुल गांधी अदानी करते, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है अदानी का, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं है, चंद्रयान गुप्ता, चार मीनार, नामपल्ली, याकुतपुरा है, ना मोदी जी की हिम्मत थी, ना योगी जी आ पाए। हम तो बोलेंगे यहाँ दोनों नहीं है, यहाँ ना इंडिया है, ना इंडिया अलायंस है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है। इन लोगों को पता चल जाएगा दोनों, बीजेपी तो डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। कांग्रेस कुछ कर्नाटका के रीजन में सटा हुआ, उससे कुछ हवा बनी है, ठीक, अच्छी बात है। और बैसाखी के सहारे बीजेपी यहाँ काम कर रही है। टेना राजेंद्र केसीआर के एमएलए थे, उस पर चल के बीजेपी बात कर रही है। बीजेपी बतलाए ना 400 रुपए में सिलेंडर मध्य प्रदेश में मिलेगा, बिहार, झारखंड, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी बताए। और राहुल जी बताए, राहुल जी ने शुरुआत यूपीए 1 यूपीए 2 में हम थे, वाईएसआर की सरकार में मदद किया, किरण कुमार में मदद किया, रोसैया में हमने मदद किया, न्यूक्लियर डील में मदद किया, प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में किया, मीरा कुमार में किया, वाइस प्रेसिडेंट में किया। जब जरूरत पड़ती है तो उनको पता नहीं राहुल जी को कि इंदिरा गांधी दारुसलाम आई थी। ये हमारी पहचान है। आप कुछ भी आप बोलिएगा तो ये तो हैदराबाद है ना, जवाब तो उसी तरह मिलेगा। अगर आप एक बोलिएगा तो हम 4 बोलना जानते हैं ना। राहुल जी क्या सोचते हैं? उनको मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, राहुल जी को स्क्रिप्ट राइटर बोलता है, हम दिल से बोलते हैं। इसलिए 1984 से लेकर आज तक हम हैदराबाद लोकसभा अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं। बोलिए राहुल जी को है हिम्मत तो चंद्रयान गुट्टा आ जाए, बोलिए, तब देख लेंगे कितना इनमें कम है। 1 लाख वोट से ऊपर ओवैसी साहब इस बार जीत रहे हैं। इनको हिम्मत नहीं है, ये जाके दूसरे जगह
वो जो आदमी है, इनका जो रेड्डी, इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, वो आरएसएस बीजेपी एबीवीपी से शुरुआत किया, आरएसएस से शुरुआत किया। इनका अजय राय जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आरएसएस बीजेपी का था, इनको दिखता नहीं और हमें बोलते हैं जिनकी शुरुआत एक भी मुसलमान पीसीसी अध्यक्ष नहीं है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सिर्फ तेलंगाना में है, 22 करोड़ माइनॉरिटी बजे, राजस्थान में क्यों नहीं माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? मेघालय में माइनॉरिटी की आबादी नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। बनाते हैं इनको पास डाटा नहीं है, इनके पास सच्चाई नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को ये चाहते हैं कि वयनाड मुसलमान जिताए, अमेठी क्यों हार गए? ये मतलब पैसा लिए थे क्या? राहुल जी बोलेंगे तो जवाब उसी तरह मिलेगा। ये हैदराबाद है, ये तेलंगाना है, ठीक है, उनकी बपौती नहीं है। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। तहसीन जी, उसके पहले जवाब दे। अब यार वाली जुबान का इस्तेमाल तो पहले इधर से ही किया गया, उसका उन्होंने पलटवार कर दिया और फिर अपनी लंबी लाइन खींच दी। आप मत आइए चित्रा जी, मैं नमस्कार करके जा सकता हूँ। गौरव भाटिया, आप बताइए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। नहीं, सॉरी चित्रा जी, भाई एक मिनट तहसीन, एक मिनट। सॉरी चित्रा जी, अगर आप मुझे समय नहीं दे सकती है, आप मुझे बता दीजिए, मैं नमस्कार करके चला जाता हूँ। 4 लोग आपने बैठाए हैं, भाजपा पे अटैक कर रहे हैं, आप कह रही है समर्थक के पास जाएंगे। यहाँ भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठा हुआ है, ऐसा गजब मत करिए। अगर आपको जाना है आप बोल दीजिए, मैं आपसे अनुमति लेके चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। सबने प्रश्न मुझसे किए, आप कह रही है समर्थक के पास चले जाएंगे। गौरव भाटिया जी, उन्होंने राहुल गांधी के यार वाले बयान पर बात का जवाब देना चाहता हूं। आप मेरी बात तो सुनिए गौरव भाटिया जी। अरे कोई बात नहीं, राहुल गांधी इस चुनाव में कहीं नहीं है। ठीक है गौरव भाटिया जी, कोई बात नहीं। एक सेकंड सर, नहीं, बिल्कुल मैं आपसे विनती करते हुए कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, ये मेरा निवेदन है। अगर आपने 4 लोग बैठाए हैं, आप मेरी बात सुनिए, भाजपा पे 4 लोग में एक आदिल हसन तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक सेकंड सर, मजबूती से रखूंगा। गौरव भाटिया जी, आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना उतावलापन ठीक, आपको पूरा देश देख रहा है। गौरव भाटिया जी, थोड़ा सा संयम दिखाएंगे, मुझे लगता है। उनको मान लिया ना इधर के ना उधर के हैं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद में बाकी लोगों के पास निर्णय छोड़ रहा हूं। ठीक है, बोल लीजिए गौरव जी, अब बाकी क्या रह गया, आप बोल लीजिए, उसके बाद में बाकी लोगों के पास। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चित्रा जी। बाकी आपका सम्मान रह गया, जो आप निर्णय करेंगी वो निर्णय मैं मानूंगा, लेकिन समय दिया करिए, अच्छा लगता है। दर्शक भी जानना चाहते हैं उनके दिल में जो पार्टी बसी है भाजपा, उसके प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले कि भाजपा की विधानसभा में 1 सीट आई थी। सबसे पहले तो सपा की कितनी आई थी? अरे वोट आते हैं, सीटें नहीं आती है, नोटा से कम वोट आते हैं। जहां आप खड़े नहीं हो, फिजूल में घुस जाते हो, यहां टिप्पणी करते हो। मैं आपको बताता हूं, 4 सांसद हैं भाजपा के तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो आपके जख्मों पे मिर्ची डल जाएगी, इसलिए चुप रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, बीआरएस को आई 56 सीटें चित्रा जी। आपको मालूम है भाजपा को आई 48 सीटें। इतनी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा, और ये यहां पूछ रहे हैं कि कितनी भाजपा की वहां पे जमीन है। सपा के लिए मैं केवल इतना कहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहचाने जाते हो, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए हो। एक दिन ऐसा आएगा 1 सीट तुम्हारी नहीं होगी। आप पे आते हैं, आपने क्या कहा? आप बोलती है मजबूती से इंडिया अलायंस है। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की इकाई और आपकी इकाई दिल्ली की कहती है हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में दोनों इकाइयां कहती हैं हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जब सब कुछ अलग अलग करना है तो ये इंडिया अलायंस या घमंडिया है क्या? पहले अपने नेताओं के जो बयान है उसको पढ़ लिख के तो आया करो कम से कम। और गारंटी, अरे अरविंद केजरीवाल बोले कांग्रेस की गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो केवल मेरी है। और आप और कांग्रेस पार्टी का विरोधाभास देखिए। मनीष सिसोदिया जिस दिन गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस की इकाई ने क्या कहा? उनके प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी जी, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान, हमने मुहिम छेड़ी थी इसलिए अरेस्ट हुए। तो आपने बिल्कुल सही पूछा, अगर इंडिया अलायंस में पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि क्यों जो है उनका विरोध नहीं करते और जगह, या तो आप साथ हो या विरोध करते हो। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गाली देंगे और इंडिया अलायंस में रहेंगे। अंत करूंगा एआईएमआईएम से। देखिए एआईएमआईएम की विश्वसनीयता क्या है आज? वो यार बता रहे कौन किसका यार है। मैं तो ये कहूंगा ओवैसी जी की 3 चीजें उनको बताती हैं कि वो क्या है, उनकी विशेषता क्या है। पहली, उस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, गैर संवैधानिक है।
जैसे मुस्लिम आरक्षण, अमित शाह जी ने कहा मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे क्योंकि गैर संवैधानिक है। दूसरा, सांप्रदायिक भाषा बोलना, हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम दिखा देंगे। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी एक वर्दी के हमारे भाई को डांट रहे थे। अरे वर्दी का रसूख ऐसा है, अगर एक डंडा पड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हारी हैसियत क्या है और वर्दी का रसूख क्या है। और तीसरी बात बता रहा हूं, ये जो जहरीली जबान ये लोग बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, इसको समाप्त करने का समय आ गया है। हमारा एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने बताया, महिला, किसान, युवा, पिछड़ा समाज, इन सबको साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है और कमल ही खिलने वाला है। जो कमल दिल में खिल गया है वो आप 3 दिसंबर को देखेंगी, जब काउंटिंग होगी तो हर जगह कमल खिला होगा। धन्यवाद। बाकी 3 मेहमानों के पास मैं आऊंगी। तहसीन जी आपके पास, कुलदीप जी आपके पास, और हमारे साथ आशुतोष वर्मा भी हैं। आदिल हसन जी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की है MIM को लेकर, पहले आप जवाब दे दीजिए। को पता नहीं है गौरव जी को, वहां पर हमने इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया कि उन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया वो पुलिस वाला, वो किसके इशारे में काम कर रहा था। और यहाँ पर भाजपा की जहरीली जुबान नहीं चलती है। ये तेलंगाना है, यहाँ ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है जो कहीं नहीं भारत में। 700 करोड़ यहाँ के CM ने यदगिरी मंदिर में दिया था। वाहिद है यहाँ हिंदू और मुसलमान मिल के रहता है, इसलिए दिक्कत है। बोलिए मोदी जी को नामपल्ली आ जाए, योगी जी को बोलिए नामपल्ली, याकूतपुरा, चार मीनार आ जाए, चनियार गुप्ता आ जाए। अरे बोलिए ना, आ जाए तब ना समझे। तोतला के स्टूडियो में थोड़ी बोलने से होता है यार। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से आदिल हसन जी, मैं मतलब आप लोग खुद सोचिए, एक सेकंड सर, पता नहीं क्यों आप लोग इस तरह की टिप्पणी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। प्लीज एक सेकंड सर, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। अगर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता है आपकी पार्टी भी इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखेगी। आप लोगों की निजी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे ना ही आज तक को कोई लेना देना है, ना ही हमारे दर्शकों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना ही आप लोगों की पार्टी को। कम से कम अपनी जुबान ठीक करें और एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वरना मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। प्लीज आदिल जी अपनी बात, आदिल जी अपनी बात प्लीज थोड़ा मर्यादा में कहें, बाकी 3 लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी आपको बतला दे रहे, तेलंगाना में बीजेपी डबल डिजिट नहीं आएगी। ये आप आज लिख लीजिए, 3 दिसंबर को आपसे मिल लेंगे। इनको बोल दीजिए है हिम्मत तो चनियार गुप्ता आ जाए, नामपल्ली आ जाए, समझे ना। ये तोतो पोतो यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तोतो पोतो नहीं चलता है। आदिल हसन जी प्लीज, ठीक है, और ऑडियो डाउन कीजिए इनका। आशुतोष जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बात तो सच है ना, देखिए बार बार आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाते रहे, नहीं लोकसभा में चीजें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ही लोगों के सामने है। इवन समाजवादी पार्टी का ज्यादा वोट शेयर, ज्यादा चीजें होते हुए भी जब आप 2 लोग साथ में लड़े, यानी कि BSP और समाजवादी पार्टी 2019 में देखिए आपको 5 मिली, उनको 10 मिल गई आपके वोट के भरोसे। तो अगर इंडिया अलायंस को लेकर PM इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और सपा एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही है, तो इंडिया अलायंस की मजबूती कैसे होगी? ये मजबूती वैसे ही होगी जैसे जब 2023 का मेघालय का चुनाव चल रहा था तो अमित शाह जी ने वहां के जो कोनार्ड संगमा है, जो मुख्यमंत्री पे थे भी और प्रत्याशी भी थे नेशनल पीपुल्स पार्टी के, उनके लिए कहा कि इनसे बड़ा भ्रष्ट आज तक भारत की राजनीति में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और ठीक जैसे चुनाव खत्म हुआ उनके साथ सरकार बना ली। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। अब इंडिया अलायंस पे उंगली उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। पहला मध्य प्रदेश देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से पिछड़ों वर्ग के नेता बन के घूम रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि तुम मुझे मैं चुन के नहीं आया तो बड़ा याद आऊंगा। ये हालत हो गई है। विजय वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोग भूल गए कि रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है भी कि नहीं है। मिजोरम में CM जोरामथंगा ने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा। और तेलंगाना की स्थिति यह है कि इनका अध्यक्ष भी BRS से उधार लिया हुआ है। और कहीं मत जाइए, RSS के ऑर्गेनाइजर ने खुद कहा है कि मोदी के चेहरे पे कब तक चुनाव लड़ोगे, ये काम नहीं आएगा। तो ये पहले अपने अंदर झांक के देखे ना, इंडिया अलायंस की चिंता क्यों करते हैं? अगर ये इतने बड़े विश्वगुरु हैं तो इतने बड़े प्रधानमंत्री को जाके ऐसी ऐसी बातें बोलने का क्या मतलब है? तो कहीं न कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और आप देखिएगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, आपको खुद देश देख लेगा। ठीक है कुलदीप जी, उसके बाद गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, फिर तहसीन जी आ रही हूँ, तहसीन जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ देखिए चित्रा जी,
पहली बात तो अभी इन्होंने भ्रष्टाचार बात करी, गौरव जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं जी। ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी इनके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के बेटे की वीडियो वायरल हुई, लेकिन उनके यहाँ सीबीडी है, इसलिए नहीं जाएगी सीबीआईडी, क्योंकि उनको पता है कि भारत जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, गौरव भाटिया जी की पार्टी के, उस वहां पर सीबीआईडी नहीं जाएगी। तो भ्रष्टाचार पर तो बात ना करें। प्रधानमंत्री जी जिसके खिलाफ 17 करोड़ घोटाले बताते हैं, 2 दिन बाद उस अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करा के वहां मंत्री बना देते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ वोटर स्कैम में बुकलेट जारी करते हैं, उसको पार्टी में शामिल करा लेते हैं। वो हसन मुस्लिम जिसपे चीनी मिल का घोटाला है 100 करोड़ रुपए का, भाजपा में आते पाक साफ हो जाता है। अरे भाई ये कैसा चरित्र है, ये कैसा चेहरा है? चुनाव जीतने के लिए तुम कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे। दूसरा सवाल मैंने पूछा गौरव भाटिया से, जवाब देके जाइएगा। आप ये बताइए कि आपसे राजस्थान के लोगों से ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि सिलेंडर में 400 रुपए का दोगे, और यूपी के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उनको सिलेंडर 1000 रुपए का दोगे? हरियाणा के लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया तो वहां सिलेंडर 1100 रुपए का दोगे? अब पूरे देश में तुम्हारी सरकार है, आप पूरे देश में कर दो। अब जनता इनके जुम्मों में घुसने वाली नहीं है। मोदी जी के जुम्मे खत्म हो चुके हैं, और मोदी जी का जो चेहरे का जो वो था ना स्टेज था, तो उनका जलवा था जो था, सब खत्म हो चुका है। अरे गौरव भाटिया जी को पता है स्टेज कहते हैं, ठीक है। चैनल पे पूरे चैनल पे गौरव भाटिया जी को समय दो, क्योंकि भाई चैनल पे वो चाहता हूँ कि उनको समय मिले सब जरा। लेकिन मैं बता दूं इसकी मीटिंग नहीं है, राष्ट्रीय चैनल है गौरव जी, सारा समय आपको नहीं मिल सकता। यहाँ सबकी बात सुनने का दम रखिए। ठीक है, आप चैनल को छोड़ देते हैं, ठीक है। जो संसद में उनके नेताजी लोग चैनल को लेकर बात करते हैं ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है सर। अपनी अपनी बात रखेंगे, मुद्दों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। गौरव जी को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं सुनते, ठीक है, खिलाफ बोलता है। ओके तहसीन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों ने गौरव भाटिया जी से कुछ सवाल पूछे, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ उसका। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो पापी आपके प्रवक्ता कट्टर बेईमान पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है उस पर उत्तर दे देता हूं। आज भी एक प्रेस वार्ता हुई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल आया हूं तो जनता को कुछ तो चुरा के लेके जाऊंगा। आज दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, यहां घोटाला कर दिया। आप बताइए, कट्टर ईमानदार कहते थे मनीष सिसोदिया को 8 महीने हो गए जेल से बेल नहीं मिली है। आप मुझे बताइए संजय सिंह जेल में क्यों है, बेल क्यों नहीं मिली? और सत्येंद्र जैन बाहर आए मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे, और घोटाले कितने हैं? शराब घोटाला, अरे मैं एक शराब 1+1 स्कीम ला रहे हैं। अरे लानी थी कि एक नौकरी दूंगा, स्वास्थ्य चिकित्सा दूंगा, वो सब नहीं, 1+1 शराब पियो। दूसरा बस घोटाला किया इन्होंने। तीसरा कहते थे बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। अरे सरकारी बंगला छोड़ो, शीश महल घोटाला कर दिया। चौथा, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ा के कहते हैं कि टॉयलेट में जो पढ़ रहा है ये क्लासरूम है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। बच्चों को हमारे तुम टॉयलेट में पढ़ाओगे, क्लासरूम में गिनोगे। और सबसे बड़ी बात है, तेलंगाना में पापी आपका क्या लेना देना, समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना। और समाजवादी पार्टी के लिए भी चित्रा जी आपको बता दूं, देखिए होता क्या है, हमारे लिए सब कहते हैं अकेले ही चला हूं जानिबे मंजिल, एक एक करके ये है भाजपा। और टूटी साइकिल वो साइकिल है। देखिए 2017 में मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं, सपा की सरकार थी और ये लोग गठबंधन करते हैं कांग्रेस पार्टी से। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त तस्वीरें सीधे सामने आ रही है तेलंगाना से, हैदराबाद की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर शुरू होने जा रहा है। एक बार जरा ऑडियो सुनाएंगे। रेडी? ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हैदराबाद में कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। यकीनन इसके जरिए तेलंगाना की जनता को एक बड़ा संदेश दिए जाने की उनकी कोशिश, जैसे ही तस्वीरें और सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और बीआरएस पर एक तरफ हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनका हैदराबाद में मोतियों के शहर में रोड शो शुरू होने के लिए जा रहा है। ये आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में जबरदस्त तरीके से सूबे की केसीआर सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि तेलंगाना के लोग के चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए आपकी भारी संख्या में आना यह दर्शाता है कि तेलंगाना
नया इतिहास रचने जा रहा है। हैदराबाद में भी पीएम को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है वो अपने आप में जबरदस्त है। मुझे लग रहा है तहसीन जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक करिश्मा है, पीएम का अपना एक करिश्मा है, जिसके जरिए जब भी मैदान में वो उतरते हैं तो एक अलग तरह का माहौल होता है। हैदराबाद में वही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिशियन इस वक्त है, और काश यही जलवा, यही चमत्कार मणिपुर में चल जाता थोड़ा सा। आज 200 दिन से अधिक वहां पे इंटरनेट बंद है जी। भारतीय आर्मी ने कहा है कि ऐसी स्थिति हमने सारे देश में 1947 के बाद नहीं थी, भारतीय सेना ने कहा है। काश वहां मणिपुर में थोड़ा सा जलवा दिख जाता, इतना नहीं। 5 वीर हमारे शहीद हुए कश्मीर में 2-3 दिन पहले। एक बड़ी खबर है, उसके बाद आपकी बात को मैं पूरी करवाऊंगी। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई यूपी सरकार की ओर से की जा रही है। धार्मिक जगहों से करीब 3238 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। नोएडा, कानपुर समेत कई जिलों में यह एक्शन देखने को मिला है। यूपी पुलिस अगले 1 महीने तक इस तरह का अभियान चलाएगी। आपको बताते चले, लाउड स्पीकर बिल को लेकर शुरू से ही धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम किया जा रहा है। शुरुआत गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई। उसके बाद कई मस्जिद से भी हटाए गए और इस तरह की स्थिति रही। लाउड स्पीकर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है। 3000 से ज्यादा जगहों से लाउड स्पीकर को हटा दिए गए हैं। इस पर मैं बाकी लोगों की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन तहसीन जी आपकी बात रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। कश्मीर में कुछ दिन पहले 5 हमारे भारतीय वीर शहीद हुए जम्मू के अंदर राजौरी में। काश वहां पे थोड़ा प्रधानमंत्री जी का जलवा चल जाता। लेकिन हो क्या रहा था गुजरात के उस स्टेडियम के अंदर, मैं फाइनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहा हूं। अमन की आशा का नाटक चल रहा था और डांस कार्यक्रम चल रहा था। डांस कार्यक्रम कोई और मैच के लिए नहीं हुआ, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हुआ। क्यों हो रहा था? और सवाल पूछ रहे कि इंडिया अलायंस के अंदर राइवलरी बिल्कुल है और स्टेट लेवल पे होगी। मैं आपके शो पे कह रहा हूं होगी, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। बिल्कुल होगी, लेकिन एक नेशनल इलेक्शंस के लिए एक साथ आएंगे। चित्रा जी, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर करती हैं। अभी तो मोदी जी अकेले चल रहे हैं, मोदी जी अकेले लड़ रहे, एनडीए अलायंस के अंदर नहीं है। आप लोग ही कहते हैं 42 पार्टी का अलायंस है। लेकिन चित्रा जी, जैसे गौरव जी को पसंद नहीं, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं गौरव भाटिया जी से जवाब दे लूंगी। ठीक है, मुझे भी अगर वो मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो एनडीए भी अलायंस के अंदर है ना, कह दे हमारा एनडीए का अलायंस नहीं है। लेकिन ये जो बातें हैं यहाँ पर टीवी पे आके गलत बातें करना, अभी इस शो को कम से कम अभी 40 मिनट हो गया आपके इस शो को। 40 मिनट में जितने भी लोग हैं इस शो के ऊपर, आज तक आपके दर्शक नहीं सुने कि भाजपा करना क्या चाहती है देश के लिए। ठीक है, मैं पूछ लेती हूं। 40 मिनट के अंदर, पूरे 40 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल को गाली, अखिलेश जी को गाली, राहुल जी को गाली। आप क्या कर रहे हो देश के लिए वो बताओ। गौरव भाटिया जी, ठीक है, गौरव भाटिया जी, आपने क्या किया और क्या करने वाले वो बताओ देश को। गौरव भाटिया जी, ये गलत वो गलत। देखिए, एक एक करके हर बात का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहला तो तथ्यात्मक रूप पे तहसीन पूनावाला को पढ़ना लिखना चाहिए। 303 सीटें भाजपा की अकेले हैं और गठबंधन में कोई आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ये तथ्य नंबर 1। दूसरा, आप शहीदों की बात ना करा करिए। जब बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे तो आप वीवीआईपी चॉपर ला रहे थे। कमीशन खोर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और राहुल गांधी 26/11 का जब हमला हुआ आतंकवादी, तो राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे। तीसरी बात, मैंने प्रश्न उठाया, ये माइनॉरिटी मैनिफेस्टो क्या होता है भाई? मुसलमान क्यों करते हो? क्या जो 83% हिंदू हैं तेलंगाना में वो आपके अपने नहीं हैं? उनसे इतनी नफरत क्यों? कोई उत्तर नहीं। और चौथा, आपने कहा कि भाजपा के क्या मुद्दे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वंशवाद को खत्म करेंगे, योग्यता आगे आएगी और सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करेंगे, क्षेत्रवाद का ध्यान रखते हुए सशक्तिकरण करेंगे, महिला का, युवा का, किसानों का। ये बात आपको समझ में नहीं आई। मेरे प्रश्नों के आपने उत्तर नहीं दिए और कह रहे हैं कि भाजपा बताए। अरे भाई, आप भी तो कुछ बताइए। आपने अपने मैनिफेस्टो का कौन सी बात करी? आपने एक प्रदेश जरूर बनाया जब सत्ता से जा रहे थे और जो वादे किए तेलंगाना के लोगों से वो सारे के सारे भूल गए। इसीलिए लोग आपको कपटी कहते हैं, भारत में भी और तेलंगाना में भी। ठीक है, जल्दी से एक टिप्पणी गौरव भाटिया जी। ये उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आई है, 1 महीने तक यूपी पुलिस अभियान चलाएगी, लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, उतारे जाएंगे। क्या है मकसद इसके पीछे का? इसका मकसद यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और देश का कानून यही कहता है, आम नागरिक को यह हक है
कि उसको ऐसा वातावरण मिले जो कि प्रदूषित ना हो, जहां नॉइज पोल्यूशन ना हो। और ये योगी जी की सरकार है, ये संविधान के हिसाब से चलती है। ये वो सरकार थोड़ी ना है समाजवादी पार्टी की, जहां पे जालीदार टोपी लगा के आप जो गैर कानूनी काम है वो भी होने दो, और आरोपी चार्टर प्लेन पे बैठ के अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री आवास आ जाए। तो कानून अपना काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? आशुतोष वर्मा जी, ध्वनि प्रदूषण को रोकना गलत है क्या चित्रा जी? आशुतोष वर्मा जी, देखिए, ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल बात करी थी। अगर किसी धर्म की टोपी लगाने से वो गैर कानूनी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच समझ में आती है कि किस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चित्रा जी, मुझे लगता है कि आज का जो ऑर्डर है वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रोसीजरल एक्टिविटी है और सबके समान साथ में ये काम होना चाहिए। इसमें किसी की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर नॉइज पॉल्यूशन की वजह से कोर्ट ने आदेश दिया है तो सरकार को मानना पड़ेगा, वो चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गिरजाघर में हो या कहीं भी हो रहा हो। उसका एक प्रोसीजरल एक्टिविटी, उस पर कोई ऐसा हम लोग बयान नहीं दे सकते, क्योंकि ये सरकार का एक काम है जो कर रही है सही तरीके से। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई 1 महीने तक चलेगी। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां की चुनाव को जीतने के लिए हैदराबाद में शुरू हो चुका है। अब इसका कितना रहेगा असर, 3 तारीख को जब आएंगे नतीजे, सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।